नए एपिसोड के शुरू में सुहा वहाँ पर कस्टमर के साथ गुस्सा होते हुए कहता है कि सर यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को सेल करते हैं। आप जिस तरह की जो सर्विस के बारे में बातें कर रहे हो वो सर्विस नहीं देते हैं यहाँ पर। तभी वहाँ पर चेन यंग आकर सुहा को बुलाने लगता है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ सकते हो? मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये सुनने के बाद सुहा चेन यंग के पास आकर धीरे से उसे कहता है कि क्या हुआ कि तुम यहीं पर आ चुके हो? इस मोटे ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है। ये सुनने के बाद चेनयंग कहता है कि क्या कुछ ज़्यादा ही उसने मोलभाव कर रहा है। चेनयंग की बातें सुनने के बाद सुहा वहाँ पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सुहा कहता है कि नहीं, वो 8,000 युआन का पीसी खरीदना चाहता है और वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसके साथ आज रात डील करूँ। क्या मैं उस तरह का लड़की लगता हूँ? उसके बाद सुहा अपने हाथ को कसते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? ये मत बताना तुम मुझ पर हंसने के लिए यहाँ पर आए हो। सुहा की बातें सुनने के बाद चेनयंग कहता है कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर लेने के लिए आया हूँ। मैं एक गेमिंग कंपनी को स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या तुम्हें याद आया है? तुम मुझे एक सबसे बेहतरीन डेस्कटॉप बनाने के लिए मुझे हेल्प करो। बस एक 5,090 लगा दो और सब कुछ तैयार हो जाएगा। चेन यंग की बातें सुनने के बाद सुहा कहता है कि इस स्टोर का हाईएस्ट बिल्ड 1 लाख है। क्या तुम बाय करना चाहते हो अपने कंपनी के लिए? खुद के लिए गेम खेलने के लिए नहीं, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? सुहा की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि एक हाई स्पेक मशीन चाहिए जो मेरे सॉफ्टवेयर के अपर लिमिट को टेस्ट कर पाए। ये सुनने के बाद सुहा कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम इंतज़ार करो, थोड़ी देर के लिए मैं जाकर इसे लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद सुहा दूसरे रूम में जाने लगता है। तभी वो मोटा वाला बंदा वहाँ पर चेन के पास आ जाता है और कहता है कि डेफिनेटली मैं उस लड़की को अपना बनाने वाला था। ब्रदर, तुम क्या खरीद रहे हो और तुम्हारा बजट क्या है? ये सुनने के बाद चेन यंग जो है उस कंप्यूटर को दिखाते हुए कहता है कि मैं इसे खरीद रहा हूँ। और इस कंप्यूटर का प्राइस देखने के बाद जो बंदा है उसका जो आँख है वो बाहर निकल चुका है और वो कहता है कि यह तो बहुत ही टॉप वाला पीसी है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी सुहा चेनियंग के सामान जो है उसे लेकर आते हुए कहता है कि सर, तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो रेडी है। और उसके बाद सुहा कहता है कि जो इसका प्राइस है वो 1,03,000 युआन है। क्या तुम इससे किस तरह से पे करना चाहोगे? ये सुनने के बाद चेनिंग अपने फ़ोन को आगे बढ़ा देता है और जो सुहा है वो अपने स्वाइप मशीन से उसके स्कैन करने लगता है। तभी मशीन कहने लगता है जो पेमेंट है वो फुल रिसीव हो चुका है। पेमेंट को करते हुए देखकर जो बंदा है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो उसके मुंह जो है वो खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि वो एक्चुअली में ये सीरियस हो चुका है। चेनियंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? इतना सुनते ही जो बंदा है वहाँ से डर घबराते हुए भाग जाता है और कहता है कि नहीं करना चाहता मैं ड्रिंक तुम्हारे साथ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रे रेड टाउन के अंदर। बट ली लो को दिखाया जाता है जो एक गली से जा रहा था और वहाँ पर 3 बंदे हैं। और ली लो को देखने के बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि हे ब्यूटी, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो कुछ फन के लिए? ये सुनने के बाद जो ली लो है वो कहता है कि मैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। वहाँ पर एक बंदा उठते हुए कहता है कि उसके कंधे पर जो बैग है उसमें डेफिनेटली कुछ चीज़ है, अच्छी चीज़ है जो वो छुपा रहा है। लोगों की बातें सुनने के बाद जो लीलुओ है उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है गुस्सा होकर। उसके बाद लीलुओ अपनी बंदूक को दिखाते हुए कहता है कि और मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। और बंदूक को देखने के बाद जो बंदे है वो डर जाता है। और चूहे वाले जो दांत वाला जो बंदा है वो कहने लगता है कि डेमेट, उसके पास तो एक वेपन भी है। और उसके बाद जो लील हुआ है वहाँ पर धीरे से चलने लगता है उन लोगों को कुछ ना करते हुए देखकर। और उसके बाद लीलुओ अपने मन के अंदर सोचता है मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा, उन लोगों को मेरे वीकनेस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना ये कमीने मेरे ऊपर झपट कर मुझे फाड़ देगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेस्ट लेन के रिपेयर शॉप के ऊपर। उसके बाद लीलुओ उस शॉप के अंदर आ जाता है और कहता है कि मुझे एक स्मार्ट ब्रेन चाहिए। ये सुनने के बाद जो शॉप वाला बंदा है वो कहता है कि बेस मॉडल के लिए 15 किलो ग्रे रेड मीट चाहिए, हर एक एक्स्ट्रा प्लग के लिए 5 किलो और चाहिए। उसके बाद लीलुओ अपने पास जो बैग है वो सामने रखते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे इस मॉडल चाहिए। और उसके बाद जो बंदा है उस बैग को वजन करते हुए कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है ये मीट। इतना कहने के बाद ये बंदा वहाँ पर एक डिवाइस को आगे बढ़ा देता है। उसके बाद लीलियो उस चीज़ को अपने बैग के अंदर छोटे से पाउच जो है उसके अंदर रख देता है।
के बाद वो शव वाला बंदा वहाँ पर गंभीर आवाज में कहने लगता है कि प्रीटी लेडी, तुम और भी चीज़ों से ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। मेरे पास कुछ अच्छा ट्रेजर भी है यहाँ पर। ये सुनने के बाद लीलो वहाँ से जाते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा। शॉप वाले बंदे के साथ और एक बंदा होता है, वो कहता है कि शायद से हमें उसे बता देना चाहिए। बंदे की इतना कहते ही जो पहले वाला बंदा है उसे रोकते हुए कहता है कि भूल जाओ, इसमें समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद लीलो शॉप के बाहर आ जाता है और उसके बदले वो वहाँ पर अपने गहरी सांस को सारते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, मैं बहुत ऑलमोस्ट क्लोज था अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। अगर उन लोगों ने इस कैबेज को देख लिया तो जो सेटलमेंट है और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता। और उसके बाद लीलो किसी दूसरी ओर चाचा चला जाता है, कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और उसके बाद देखा जाता है लीलो के सामने एक बंदा बैठा हुआ है और वो कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम आसपास देख लो और तुम्हें जो चाहिए वो उठा लो। और उसके बाद वहाँ पर पोर्शन को दिखाया जाता है, जो स्टील पोर्शन और सेवेज बुल पोर्शन, वहाँ पर टायर 1 इन्वेस्टमेंट पोर्शन है, टायर 2 का और टायर 3 का भी है। और इन सभी पोर्शन को देखने के बाद लीलो कहता है कि ये सभी तो बेसिक है। अभी लीलो अपने बैग से कुछ चीज़ें बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे हाई टायर के पोर्शन चाहिए। लीलो की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि लिटिल गर्ल, ये प्राइस जो है तुम्हारे रेंज से बाहर है। उस बंदे की इतना कहते ही लीलो अपने पास से जो कैबेज है उसे बाहर निकाल लेता है और कहता है कि एक बार तुम इसे देख लो। और उस कैबेज को देखने के बाद जो बंदा है वहाँ पर फट से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो बंदा बहुत ही तेजी से लीलो के पीछे चला जाता है और उस बंदे को इतना फास्ट देखकर लीलो वहाँ पर शॉक हो जाता है। और उसके बाद लीलो चौकन्ना होकर अपने बंदूक को पकड़ लेता है। उसके बाद लीलो उस पता कॉपी को छुपाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। लीलो की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हार्म करने की कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। अगर मैं तुमसे कुछ चुराना चाहता था तो फिर तुम्हारे जो गन है वो हरा सकता है एक नाइट टायर के ह्यूमन को। उस बंदे की बातें सुनने के बाद लीलो वहाँ पर सरप्राइज होते हुए कहता है कि एक 9 टायर इन्वेस्टमेंट कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। आखिर क्यों डॉक्टर एसोसिएशन ग्रे रेड टाउन जैसे रिमोट एरिया पर एक 9 टायर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लीलो की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि इस वेस्टलैंड के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उस बंदे के इतना कहते ही बंदा वहाँ पर उस वेजिटेबल के ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। उस बंदे की बातें सुनने के बाद पहले तो लीलो वहाँ पर सोचता है और उसके बाद लीलो उस बंदे को उस वेजिटेबल दे देता है। वो बंदा जो है उसे लेते हुए बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ये फ्रेशनेस और ये कलर, ये तो एक फ्रेश कैबेज है और ये कम्प्लीटली फ्री रेडिएशन है और इसमें कोई भी रेडिएशन भी नहीं है। और ये जो बंदा है उस कैबेज को अपने एक गॉड की तरह देख रहा है और कहता है कि एक मिरेकल, ये एक प्रैक्टिकली एक मिरेकल है। तभी लीलो कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर मेरे साथ ट्रेड करना होगा पोर्शन को इसके बराबर वैल्यू के साथ। लीलो की बातें सुनने के बाद ये बंदा कहता है कि तुम पोर्शन चाहते हो इक्वल वैल्यू के साथ। अगर तुम इस चांस को प्राइस को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इस आइडिया को यहीं पर ही गिव अप कर दो। ये सुनने के बाद लीलो कहता है कि लेकिन तुम भी जानते हो ये कितना वैल्यूएबल है, ये इस वेस्टलैंड के अंदर जो वेजिटेबल है उसे उगाया नहीं जा सकता। लीलो की बातें सुनने के बाद वो बंदा दूसरी ओर जाते हुए कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है कि इसका प्राइस जो है उसके बाहर से ही देखने से पता चल रहा है ये कितना रेहार है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो पेटी सी अपॉर्चुनिस्ट हो। इतना सुनने के बाद लीलो कहता है कि तुम रिलैक्स हो सकते हो, इस डील को पूरा करने के लिए मेरे पास इनफ सेंसरिटी है। लीलो की बातें सुनने के बाद वो बंदा एक रेड बटन को दबा देता है। इसके वजह से उस बंदे के पीछे एक आर्मर और भी ज्यादा कुछ जो पोर्शन है वो भी बाहर निकल आ जाता है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि तो फिर मैं भी अपना जो सेंसरिटी है वो भी शो करवाता हूँ। और उसके बाद वो बंदा एक पोर्शन के बेच को लेते हुए कहता है कि ये रहा एक कंप्लीट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्शन का, टायर 1 से लेकर टायर 6 तक है यहाँ पर। और यहाँ पर एक हीलिंग पोर्शन भी है, सेलुलर म्यूटेशन के दौरान किसी भी डिजीज को भी क्यूर कर सकता है ये। और उसके बाद वो बंदा आर्मर के बारे में बताने लगता है। मेन एक्सट्रेशन ये है कि लेटेस्ट मॉडल कार्बन फाइबर बायो आर्मर है, ब्रांड न्यू स्टूडेंट सोर्स है।
उस बंदे की इतना क्या सुनने के बाद जो लील वो है वहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि क्या ये सब कुछ मेरे लिए है। बातें सुनने के बाद वो बंदा लील वो को वहाँ पर धक्का देते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो दो चीज़ें हैं उसे ही ले सकते हो। इतना सुनने के बाद लील वो कहता है कि आखिरकार तुमने उस आर्मर को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया मुझे। लील की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मैंने इसे इसलिए किया है कि हम लोग सेकंड डील भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो बंदा फिर से उसी रेड बटन को चाप देता है। इसके वजह से पीछे वाला जो दरवाज़ा है फिर से बंद हो जाता है और उसके बाद वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें ये आर्मर चाहिए तो फिर तुम्हें और भी ज़्यादा कैबेज और भी ज़्यादा वेजिटेबल जो है वो चाहिए होगा इसे ट्रेड करने के लिए। उस बंदे की बातें सुनने के बाद लील वो वहाँ पर शौक हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार उसे कैसे पता चला कि मेरे पास और भी ज़्यादा वेजिटेबल है। लील को ऐसे चुप होते हुए देखकर वो बंदा कहता है कि ये कैबेज इतना ही क्लियरली परफेक्ट है कि ये कोई रैंडमली उगा नहीं है। इसके अलावा जिस ग्रुप ने ये वेजिटेबल को मास्टर किया है उगाने के लिए वो सिर्फ इस सिंगल कैबेज को उगाया नहीं होगा, है ना। उस बंदे की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि इसे उगाया नहीं गया है, कैटलिज्म के पहले कुछ रूइन के अंदर से मुझे ये मिला है। लीलो की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मैडम अगर सच में कोई रूइंस एग्जिस्ट करता है तो आप सोच रहे हो फिर सिर्फ एक ही प्रिजर्व सिंगल वेजिटेबल होगा। वापस से जल्दी जाकर कुछ और लोगों के साथ डिस्कस करना इसके बारे में। तुम लोगों के लिए जो वेजिटेबल है वो डेफिनेटली आर्मर के तरह यूजफुल नहीं होगा। उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो लीलो है वहाँ पर या मान जाता है और उसके बाद लीलो वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि उस आर्मर को मेरे लिए सेफ रखना, मैं वापस जल्द से जल्द आऊँगा जितना जल्द हो सके मुझसे। लीलो के जाने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि हो सकता है कि मैं पावर स्ट्रगल जो है वो हार जा गया होता, मुझे बाहर निकल दिया जाता इस गॉड फॉर सेकेंड डम के अंदर, लेकिन एटलीस्ट मैं लकी हो चुका हूँ कि इनफ लैंड के लिए मेरे पास प्रीसियस वेजिटेबल्स है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉडर्न वर्ल्ड के जो सुपरमार्केट है इसके और उसके बाद चेन यांग को दिखाया जाता है एक ट्रक के सामने। और उसके बाद जो ट्रक के साथ जो बंदा आया है वो कहता है कि मिस्टर चेन आपका जो सामान है वो आ चुका है, आखिर हम लोग इसे कहाँ पर रखेंगे। बंदे की बातें सुनने के बाद चेन यांग दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम लोग उस वहाँ पर सब कुछ रख दो। चेन यांग की बातें सुनने के बाद जो डिलीवरी जो बंदा है वहाँ पर सभी आइटम को वहाँ पर रखने लगता है। उसमें से जो पतला वाला जो बंदा है वो कहता है कि के अंदर 20,000 की मीट है, आखिरकार वो क्या करने के बारे में सोच रहा है इतने सभी मीट के साथ। उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो मोटा वाला बंदा है वो कहता है कि ये हम लोगों का बिजनेस नहीं है, तुम अपना काम करो। के बाद उन लोगों ने सब कुछ अनलोड कर दिया है। वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो फिर सिर्फ आप हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर लेना। और उन लोगों के जाने के बाद चेन यंग कहने लगता है कि अच्छा है कि ये जो एरिया है हमेशा से ही ज़्यादा खाली रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कैमरा भी नहीं है, नहीं तो मुझे सच में ही पता नहीं चलेगा कि मैं इन सब को कहाँ पर छुपाऊँ। चेन यंग की इतना कहते ही उन सभी बॉक्स को अपने जो रिंग है उसके अंदर रखने लगता है। इन सभी को रिंग के अंदर रखने के बाद चेन यंग अपने मन के अंदर सोचता है लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इतने सारे चीज़ों के साथ कोई ना कोई इसे बहुत ही जल्द ही पता लगा लेगा। अगर ये फिर से हिट ट्रेंडिंग में आ जाएगा तो फिर जो लोग हैं वो मेरे बारे में सब कुछ खोद कर बाहर निकल लेगा, जब तक ना मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी हो। अभी से ये बेस स्टॉप गैप ये होना चाहिए कि मुझे एक प्राइवेट फैक्ट्री स्पेस को खरीद लेना चाहिए, जैसा कि फूड फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग। शायद से मुझे फूड मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप कर लेना चाहिए, इसके वजह से मेरे पास और भी टाइप के ज़्यादा जो फूड है वो होगा। चेन यंग जो इस स्टोरेज स्पेस से एक आइसक्रीम को बाहर निकालते हुए सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया है ये स्टोरेज स्पेस जो है वो कंप्लीट स्टेज ऑफ स्टेसिस है। उसके बाद चेन यंग उस आइसक्रीम के पैकेट को तोड़ने लगता है। तब चेन यंग फिर से अपने मन के अंदर सोचता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना फ्रेश फूड जो है वो इसके अंदर स्टोर किया जाए, मुझे इसके बारे में फिक्र नहीं करना पड़ेगा कि ये कितना बुरा होगा। और उसके बच्चे यंग वहाँ पर उस आइसक्रीम को मज़े से खाते हुए जाने लगता है, तभी जो उसका जो फ़ोन है वो बजने लगता है।
फ़ोन के दूसरी ओर से कहने लगता है कि मिस्टर चेन यांग, जो आपका जो टेक्नोलॉजी COLTD जो है वो अप्लाइड रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सुनने के बाद चेन यांग खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है। पता चलता है जो चेन यांग जो है कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था वो कंप्लीट हो चुका है और चेन यांग वहाँ पर खुशी से नाचने लगता है और कहता है कि इस पॉइंट से जो मेरा करियर है वो ऑफिशियली शुरू होता है। और उसके बाद चेन यांग घर के अंदर आ जाता है और देख पता चलता है जो डेनडेन है वो घर में ही है। तभी डेनडेन कहता है कि अभी कुछ देर पहले तुम कहाँ चले गए थे। और उसके बाद चेन यांग सोफे में बैठ जाता है। ये देखकर डेनडेन कहता है कि तुम ये मत कहना तुम जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे। डेनडेन की बातें सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि ये मैं तो भूल ही गया था तुम्हें ये बताने के बारे में। मैंने अपने खुद का जो कंपनी है वो खोला है और इसके वजह से मुझे जॉब के लिए आसपास घूमना नहीं पड़ेगा। चेन यांग की बातें सुनने के बाद डेनडेन चेन यांग के और भी पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने एक कंपनी स्टार्ट किया है? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझे 3 साल के बच्चे की तरह आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो, है ना? डेनडेन को इतना पास देख के अपनी जो चेन यांग है वो शर्माने लगता है और कहता है कि मैं सीरियसली झूठ नहीं कह रहा। जो मेरा फैमिली का जो घर है वो डेमोलिशन की वजह से मुझे पैसा मिला है। और इस ये सुनने के बाद डेनडेन कहता है कि और इसमें है कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुमने कल रात रीगल ग्रैंड पर इतना ज़्यादा पैसा क्यों उड़ाया है। और लगता है कि हेवन से कोई अनमोल तोहफा जो है तुम्हारी झोली पे आकर गिरा है। उसके बाद डेनडेन भी सोफे भी आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। मेरा होम टाउन भी डोमिनेशन हो जाए तो भी इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और चेन यांग को अपनी नाक को पकड़ते हुए देखकर डेनडेन कहने लगता है कि आखिर तुम अपने नाक को कवर क्यों कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है वहाँ पर? डेनडेन की बातें सुनने के बाद चेन यांग उसके बात को घुमाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें कितना मिलता है? चेन यांग की बातें सुनने के बाद डेनडेन कहता है कि अगर सोचा जाए तो मुझे 5000 मिलता है वहाँ पर जो टैक्सी और जो कंपनी जो फूड जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर मुझे ये नहीं होता तो फिर मैं सड़क पर पड़कर ही मारा जाता। आखिर हेवन मुझे कब ब्रेक देगा और मुझे कब ऐसा फील करवाएगा रातों रात कैसा रिच बनना कैसा लगता है। और इतना कहते हैं जो डेनडेन है उसका जो सारे एनर्जी है वो खत्म हो चुका है। डेनडेन की बातें सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि एक रात के अंदर रिच बनना ये हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरे कंपनी के अंदर आ सकते हो। तुम्हें ट्रिपल दूंगा तुम्हारे करंट सैलरी से। हर महीने 15,000। ये कहने के बाद चेन यांग अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। 15,000 की बातें सुनने के बाद डेनडेन वहाँ पर कुछ देर के लिए चुप रहता है और कुछ भी समझ नहीं पाता। 15,000 की बातें सुनने के बाद जो या डेनडेन है फिर से खुश होते हुए कहने लगता है कि अगर मैं अपनी जो स्पेंड है वो थोड़ा सा कम कर दूँ तो फिर मैं सेव कर सकता हूँ क्लोज 1 साल के अंदर 1 लाख तक। और इतना सोचने के बाद जो डेनडेन है उसके शरीर में फिर से एनर्जी आ जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि मैं जो चाहूँ हॉटपॉट भी खा सकता हूँ और बाय कर सकता हूँ एक बैग जो मैं चाहूँ। और डेनडेन की बातें सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने हाँ कह दिया है। तभी डेनडेन कहने लगता है कि अभी नहीं, अगर क्या होगा तुम्हारी कंपनी कुछ ही दिनों में दिवालिया हो जाए तो? पहले मुझे और भी ज़्यादा बताओ इसके बारे में। मैं सिचुएशन को देखने के बाद फिर उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। उसके बाद डेनडेन एक पेन को लेकर वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद चेन यांग कहने लगता है कि कंपनी है वो आज ही रजिस्ट्रेट हो चुका है और स्टार्टिंग कैपिटल जो है वो 1 मिलियन युआन है। और मेरा जो मेन फोकस है वो पीसी और मोबाइल गेम के अंदर है। और इसके साथ चेन यांग की बातें सुनने के साथ साथ जो डेनडेन है वो एक बुक लेकर बैठ जाता है उसके लिखने के लिए उसके अंदर। और उसके बाद डेनडेन कहने लगता है कि तुम्हारी कंपनी जो है सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा है। तुम्हारे पास पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक गेम कंपनी है, तुम्हें ज़रूरत होगा एक रेड कोस्ट और एक टेक टीम। ये सब कुछ सुनने के बाद चेन यांग कहने लगता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी का जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और उसके बाद डेनडेन वहाँ पर खड़ा होते हुए कहने लगता है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है कि तुम्हें एक सूटेबल ऑफिस बिल्डिंग ढूंढना होगा। हमें ज़रूरत पड़ेंगे गेम पब्लिशिंग लोकेशन एप्लीकेशन शॉर्टेड भी। और डेनडेन को वहाँ से जाते हुए देख कर चेन यांग कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? ये सुनने के बाद डेनडेन कहता है कि ऑब्वियसली मैं अपनी जो जॉब है उसे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। डेनडेन की बातें सुनने के बाद चेन यांग वहाँ पर रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि
और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सच में मुझे बेकिंग कर रहा है अपने एक्सेंट के साथ। तभी जो चेन यंग है उसका फ़ोन बजने लगता है वहाँ पर। बाद चेन यंग अपने फ़ोन को उठाता है। फ़ोन के दूसरी ओर से चेन यंग को क्या कहा वो बताया नहीं गया। इसके वजह से जो चेन यंग है वहाँ पर उदास हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और चेन यंग को उदास देखकर जो डैन डैन है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद डैन डैन चेन यंग से कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम उदास हो चुके हो, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद चेन यंग वहाँ पर कांपते हुए कहने लगता है कि मेरा जो ग्रैंड फादर है उसका जो हेल्थ हमेशा से ही बहुत ही खराब रहा है और रिसेंटली डायग्नोसिस किया गया है। इसके वजह से पता चला है कि उनका लेट स्टेज लिवर कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास 1 महीना है। इसी वजह से मुझे वापस घर जाना होगा उनको लास्ट टाइम आखिरी बार देखने के लिए। चेन यंग की बातें सुनने के बाद डैन डैन उसे शांत करवाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम जल्द से जल्द एक टिकट कर घर वापस चले जाओ। तुम्हारी कंपनी के अंदर जो भी कुछ होगा मैं ध्यान रख लूँगा। डैन डैन की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहने लगता है कि तो सब कुछ के लिए तुम्हें थैंक्स सुनने की वजह से जो डैन डैन है वहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगता है। उसके बाद डैन डैन अपने फेस को दूसरी ओर घुमा लेता है और कहता है कि हम लोग रूममेट है, इसलिए तुम ये बातें कहना बंद कर दो। तुम अब जा सकते हो यहाँ से। उसके बाद चेन यंग अपने कपड़े को पैक कर लेता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है नहीं, मैं एब्सोल्युटली गेंदपा को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता हूँ। वेस्ट लेन के इनिंग्स में जो पोर्शन है उसे यूज करने के बाद एक रास्ता होगा जरूर।